हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम आप लोगों को एक बुक के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक रहने वाली है। यदि आप MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, इन सभी सब्जेक्ट भी पोस्ट कोड के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। बुक को आप ईजिली जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक करके भी आप बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर जो कंटेंट है वो भी बुक में मिल जाएगा और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट भी आप लोगों को बुक में मिल जाएगा और साथ ही साथ 25 प्रैक्टिस सेट भी जो है बुक में दिए गए हैं जिनमें आप प्रैक्टिस को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, हु हैज़ गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इनमें से किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डैनियल फ्रॉड, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैरी फॉलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेनरी फेयोल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के वो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के द्वारा जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है मैनेजमेंट के अंदर जो थ्योरीज दी गई हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ विलियम ऑची, ऑप्शन नंबर बी इज़ डुगलस एमसी ग्रेगर, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैरी फेलोट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रेडरिक टेलर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है मैनेजमेंट की वो किसके द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डुगलस एमसी ग्रेगर के द्वारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी गई है। इस थ्योरी में जो ये बताया गया है कि जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई टाइप के दो टाइप के लोग रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो थ्योरी एक्स टाइप के लोग रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हर काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, काम से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्स कैटेगरी वाली थ्योरी में रखा गया है। और जो ऐसे लोग रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, किसी काम को आगे हो के करते हैं तो उन्हें थ्योरी वाई में रखा गया है। तो इस तरीके से दो थ्योरीज थ्योरी एक्स एंड वाई जो है मैनेजमेंट में दी गई हैं और इनके जो साइंटिस्ट थे वो थे डुगलस एमसी ग्रेगर, इनके द्वारा ये थ्योरीज दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टेंडेंसी टू ओवर रेट एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी टेंडेंसी जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ओवर रेट किया जाता है, मतलब और ज़्यादा रेटिंग दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उन्हें रेट दिया जा रहा है, वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पॉजिटिव इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेलो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑथ्रॉन इफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बायसनेस। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, हेलो इफेक्ट। यदि हम किसी भी एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा यदि ओवर रेट देते हैं तो उसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। यदि एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस से कम यदि रेट दिया जाता है तो उसे हॉर्न इफेक्ट कहते हैं, HORN, हॉर्न इफेक्ट कहलाता है। यदि हम उसे उसकी परफॉर्मेंस से कम रेटिंग दे रहे हैं, ओवर रेट देने को हेलो इफेक्ट कहते हैं। और हॉथरॉन इफेक्ट वो कहलाता है जब अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अंडर कैमरे में हो या किसी अंडर ऑब्जर्वेशन में हो, तो उसकी जो काम करने की कैपेबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उसे हॉथरॉन इफेक्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट एंड कमांड द ग्रुप इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें इस टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताना है जिसमें जो पर्सन रहेगा वो डोमिनेट रहेगा और कमांड देगा ग्रुप के लोगों को। मतलब अगर कोई व्यक्ति ग्रुप के लोगों को कमांड दे रहा है तो उसे हम किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ सिचुएशनल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेज़र फेयर।
राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो ऑटोक्रेटिक इस टाइप की लीडरशिप होती है जिसमें जो हेड पर्सन रहता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि वो दूसरों को कमांड देगा और दूसरों से अपना काम करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर्स एंड काइंड ऑफ स्टोर्स सो दैट द रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल व्हेन एवर नेसेसरी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम पहले से अपने जो वार्ड है वहाँ पर स्टॉक करके रख रहे हैं जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारे वार्ड के लिए, हम उसे पहले से एडिक्वेट अमाउंट में एडिक्वेट नंबर में अगर हम पहले से उसे स्टोर करके रख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्टोरेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर में स्टॉकिंग करके रखना चीज़ों को उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इन्वेंट्री कंट्रोल। जो भी हम अपने वार्ड में जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल रहता है उसे हमें पहले से स्टॉक करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसी प्रोसेस को हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेथड ऑफ सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइंस बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी हम अगर वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके पहले जो हम एक गाइडलाइन तैयार करते हैं उस गाइडलाइन को प्रिपेयर करने की जो मेथड रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ एग्जीक्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ असेसमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसी वर्क को स्टार्ट करते टाइम जो गाइडलाइंस जो सेट की जाती हैं उसकी मेथड को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग। अगर हम किसी भी वर्क को करने से पहले उसकी गाइडलाइन सेट कर रहे हैं तो उसे प्लानिंग करना कहा जाता है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ भी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बी पोजेस्ड बाय अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग इन अ कम्युनिटी सेटअप इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम किसी कम्युनिटी में एज अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सी होनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर वो स्किल होना चाहिए जब भी हम एक कम्युनिटी में जब भी हम किसी कम्युनिटी सेटअप में वर्क कर रहे हैं उस टाइम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल पर हमें ज़्यादा जो है इस पर फोकस करना रहेगा, क्योंकि हम जब कम्युनिटी सेटअप में वर्क करते हैं तो हमें वहाँ पर लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल हमारे अंदर अच्छी रहनी चाहिए जब भी हमें कम्युनिटी सेटअप में वर्क कर रहे हैं उस टाइम पर। क्वेश्चन में पूछा गया है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय। यहाँ पर पूछा गया है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ एडवर्ड डेमिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ एल्टन मायो, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेनरी फोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ F.W. टेलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एल्टन मायो। एल्टन मायो के द्वारा हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है ये कंडक्ट किया गया था। जो इस एक्सपेरिमेंट में है यही चीज़ ऑब्जर्व की गई थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर आप जो भी वर्कर्स लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका है उसमें चेंजेस देखने को मिलती है, इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिलती है। अगर हम अंडर कैमरे में अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करवाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ से तो उनमें जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वही चीज़ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायो ने बताई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए आपके पास कौन सी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल मानी गई है किसी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिक्टेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ डायरेक्टिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सुपरवाइजिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है यदि हम एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो हम उसे मैनेज करने के लिए हमारे अंदर कौन सी जो स्किल है वो रिक्वायर्ड रहना चाहिए।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग स्किल जो है, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन को यदि हम मैनेज कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल रहेगी वो डायरेक्टिंग, क्योंकि एक जो डायरेक्टर रहता है वो ही सारे इंस्टीट्यूशन के डिसीजन लेता है, उसे डायरेक्ट करता है जो भी ऑर्डर्स बनाने, पॉलिसीज़ बनानी है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यदि इंपॉर्टेंट स्किल पूछी जाए तो वो रहेगी डायरेक्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मैनेजर गिव इंसेंटिव फॉर वन एम्प्लॉय ऑन देयर एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट, द पावर विच इज़ यूज्ड इन दिस सिचुएशन इज़ नोन एज। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि एक मैनेजर अपने किसी भी एम्प्लॉय को न्यू प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो इंसेंटिव दे रहा है उसे क्या कहेंगे। या अगर एक वर्कर है जो कि अपने जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, उसे बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम उसे क्या इंसेंटिव दे सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिवॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोएर्सिव, ऑप्शन नंबर सी इज़ एक्सपर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेजिटिमेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रिवॉर्ड। जब भी हम किसी एम्प्लॉय को, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है अपने काम में और हम उसे जो इंसेंटिव देते हैं उसे रिवॉर्ड कहा जाता है। एक प्रकार से जो रिवॉर्ड है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला काम करता है। तो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमें उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है, वहाँ पर जाकर आप और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। थैंक यू।